जी सर। और हम हर बार उतने ही यकीन से उस बात को मान लेते हैं कि चांद मामा भी है, चांद महबूब भी है। सर बच्चे को भी बोल देती है माँ, मतलब मेरा वही चाँद सा हर बेटा। हर बार, जी है ना। सर। अब जरा, अगर तुमने अपने बच्चे को कभी चांद बोला होगा और अब चांद का जो है स्वरूप याद करो। उबड़ जी खाबड़ सर। गंदा जीवन नहीं, जी न सर। कोई साथी न कोई सहेली। अभी भी तुम अपने बच्चे को आज जाके बोलोगे कि तुम चांद हो? नो सर। तो इसी तरह से हमारी अज्ञानता होती है ना, तो क्या अज्ञानता से चिपके रहें? अब बचपन में यही अफसाना जो भी सुना रही हैं, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ऊपर बैठा, उन्हीं लोगों ने ये कहा था कि पीपल के पेड़ पर जो है परेत बैठा है, रात को मत निकलना, डाइन मिल जाएगी। अब डाइन वाइन तो कुछ न मिलती है। कोई अगर लड़का रात को निकले तो हो सकता है कि अफसाने डंडा लेकर के मिल जाए। जी सर। तो क्या अफसाना अभी भी चाहेंगे कि उसकी माँ समझावे कि रात को जो है डाइन बाहर निकलती है अफसाना? तो वो, नहीं सर। है ना, गड़बड़ हो जाएगा ना सब। तो अब कुल मिलाकर के जिस बात को हम लोग कहना चाह रहे थे वो क्या है कि स्वयं को जानो तो ईश्वर, स्वयं को जानो तो खुद ही ईश्वर हो। और अगर खुद ही ईश्वर हो तो क्या ईश्वर को देखा है? अब सवाल ये कि आपने खुद को कब देखा? आप अपनी परछाई देख सकते हो, आप अपना आधा अधूरा हिस्सा देख सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी पीठ देख पाओगे कभी? नो सर। नो सर। सर बस प्रतिबिंब दिख रहा है आईना में। आईना में तुम्हारी पीठ दिखेगी कि पीठ की परछाई दिखेगी? और आईना में कभी अपनी पीठ भी देख करके देखा ना, दिखाई देती है? सर एक बड़ा सा आईना अगर अपने पेट के पीछे रखा जाए और एक बड़ा सा आईना अपने सामने रखा जाए तो देख सकते हैं। परछाई दिखेगी ना, जी सर। पीठ नहीं दिखेगी ना, पीठ की परछाई दिखेगी। एक बात बताओ अफसाना, अपनी पीठ देखने के लिए इतनी मेहनत कौन करता है जी कि एक आईना पीछे रखे, एक आईना आगे रखे? सर मेहनत कोई करेगा नहीं, लेकिन देखा जा सकता है। मतलब क्या ऐसा देखा जा सकता है? पीठ देखा जा सकता है कि पीठ की परछाई देखी जा सकती है? सर अगर हम चेहरा देखते हैं ना, तो क्या चेहरा देखते हैं या चेहरा की परछाई देखते हैं? चेहरे की परछाई देखते हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मेरा पॉइंट है। तो चेहरा क्या है सर? चेहरा क्या है? चेहरा वो है जो स्किन का बना हुआ है, हाड़ मांस का बना हुआ है, जिसमें दो आंख लगी है, नाक लगी है, मुंह लगा है, कान लगा है, सर पे कुछ बाल हैं, तुम्हारे ज्यादा और मेरे कम हैं। तो सर अगर इसको हम चेहरा कह सकते तो ठीक उसी तरह से पीठ भी वैसे ही है, उसमें स्किन है और मतलब जो फालतू बनावट की है। बात नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना चेहरा देख सकते हैं ना पीठ देख सकते हैं। तुम में भी विशेषज्ञता का रोग लग गया है क्या जी? मैं तुमसे नहीं सर। मैंने ये पूछा कि पीठ क्या है, मैंने ये कहा पीठ नहीं देख सकते, हम पीठ की परछाई देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कमाल की कि अफसाना की जिन आंखों से सब कुछ देखती हो वो आंख कभी नहीं देख सकती तुम। तो अगर हम ये कहें कि हम ईश्वर हैं तो क्या हमने ईश्वर को देखा है? अभी भी सवाल वहीं अटक के रह जाएगा। सर जब हमने अपने आप को ही नहीं देखा तो हमने ईश्वर को कैसे देखा? अब इस सवाल का जवाब फिर कभी। इन्हीं सवालों का, इन्हीं प्रश्नों का जवाब वेद ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वेद में जब इतिहासकार पढ़ता है तो इतिहासकार वेद को कैसे पढ़ता है? इतिहासकार को वेद में क्या इंटरेस्ट है? इतिहासकार को वेद में क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? वेद में आध्यात्म मिल जाएगा, वेद को इतिहास में, इतिहासकार को वेद में समाज मिल जाएगा, इतिहासकार को वेद में संस्कृति मिल जाएगी, इतिहासकार को वेद में सभ्यता मिल जाएगी, इतिहासकार को वेद में
अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। इतिहासकार को वेद में राजनीतिक तंत्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राजनीतिक तंत्र मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राजनीतिक तंत्र मिल जाएगा। इतिहासकार को वेद में और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे वास्तु वगैरह मिल जाएगा। तो इतिहासकार क्यों वेद का अध्ययन करना चाहता है? वह पहले वेद को काटेगा, छांटेगा, फाड़ फाड़ करके तब कहेगा अच्छा मिल गए तुम। वेद कहेगा इतना चीर फाड़ करके अगर हम मिल भी गए तो तुमको क्या मिल गए। वहीं पर जब दर्शन शास्त्री पढ़ता है तो दर्शन शास्त्री वेद को चीरता फाड़ता नहीं है। दर्शन शास्त्री वेद को समग्रता में देखता है। इसीलिए यह माना गया है कि दर्शन शास्त्र एक संपूर्ण अध्ययन व्यवस्था है। बाकी कोई भी शास्त्र आप उठाइए वो अपने सब्जेक्ट का चिथड़ा चिथड़ा कर देगा। दर्शन शास्त्र ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। अब जब वेद के बारे में आप लोगों ने जाना तो क्या जाना कि वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन और अथर्ववेद सर्वाधिक नवीन है। कई सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जो अथर्ववेद को वेद मानने को तैयार नहीं है। जैसे किसी से कहिए तंत्र मंत्र जादू टोना तो कहेगा नहीं नहीं हम इनमें विश्वास नहीं करते, हम तो केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं, भक्ति में विश्वास करते हैं। अरे उसी अथर्ववेद से तुम्हारा जादू टोना तंत्र मंत्र आया है। जादू छू मंत्र इसी अथर्ववेद से आया है। तो अब क्या करेंगे? कल से जो है जादू टोना में विश्वास करना शुरू कर देंगे। जादू टोना में उतना ही विश्वास करिएगा कि जादू टोना से किसी का कुछ भला हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। ये तभी मानिएगा पूरे विश्वास के साथ जब आप ये मान सकिएगा कि ईश्वर की सत्ता है और ईश्वर 24 घंटे आपको देख रहा है। जब कहा जाता है कि सकारात्मक रूप से ईश्वर को मानो तब तुम्हें संदेह रहता है, तब तुम नहीं मानते हो। और जब कहा जाता है कि निगेटिव रूप से तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया है तब तुम ना चाहते हुए भी मान लेते हो। तो सोचो कि और जिंदगी भर उस जादू टोना को तुम नकारते रहोगे, हम ये सब नहीं मानते, हम ये सब नहीं मानते, और उसके असर को दिल में तह करके रखे भी रहते हो। होता है कि नहीं होता है? होता है सबके साथ? जी सर। तो इसका मतलब कि मूल रूप से आप सकारात्मक व्यक्ति हैं या नकारात्मक व्यक्ति हैं? अच्छा, अभी मैं पोल पट्टी खोल दूं तो ठीक हो जाओगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद अगर इनमें से कोई है तो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई है? लगभग 3500 साल पहले। अब यहीं पर याद बात मानिएगा कि ये पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है। किनका मानना है? पश्चिमी इतिहासकार। क्योंकि उनको जो कुछ भी चाहिए वो भौतिक धरातल पर चाहिए। कहां चाहिए? भौतिक धरातल पर चाहिए, ऑन फिजिकल प्लेन चाहिए। लेकिन क्या ये दुनिया केवल फिजिकल प्लेन है? नहीं है। नो सर। इट इज समथिंग मोर देन दैट। देयर इज स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, देयर इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। और मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आत्मा और ईश्वर एनर्जी है। ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। और ये कहना कि ईश्वर और आत्मा एनर्जी नहीं है, यह भी मूर्खता है। तो ये भौतिक धरातल पर देखते हैं। ये अपने एक विशेष कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं। किस हिसाब से देख रहे हैं? कैलेंडर के हिसाब से। तो इन्होंने कहा कि ये 3500 साल है। हाँ जी, सर मुझे कंफ्यूजन है सर। हाँ बताइए।
अगर सर सिंधु घाटी सभ्यता के समय हम्म, लिपि का सही तरीके से विकास हो गया रहता जिसको हम आज पढ़ पाते, तो सर वो इसका मतलब यह है कि जिस वेद ये सबको हम लोग पढ़ पा रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही लिखा गया होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि 3,500 साल पहले जबकि बात कर रहे हैं तब लिपि का इतना सटीक विकास हुआ हो यह आवश्यक नहीं है। वेदों के बारे में यह माना गया है कि वेदों की ऋचाएं लंबे समय से चलती आ रही थी, लोग इसको जो है गुरु शिष्य परंपरा में एक से दूसरे तक आगे बढ़ा रहे थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी वैदिक दर्शन का जो है महत्व बना था। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो भी वैदिक जो है सभ्यता का ही अंग है। यदि होता मैं किन्नर नरेश राजमहल में रहता सोने का सिंहासन होता, यदि, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना सूरज ये, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आप मुझसे चाहते हैं, यानी कि एक परिकल्पनात्मक प्रश्न है आपका, जो लोग विशुद्ध हिंदी में सुनना चाहते हैं तो एक परिकल्पनात्मक प्रश्न मेरे सामने आप लाए और आप चाहते हैं कि मैं इसका वास्तविक जवाब दे दूं। यानी आप चाहते हो कि चांदी की पायल लेकर के आओ, मैं ऐसा सुनार कि उस पे जो है सोना चढ़ा दूं, घर जाकर के जो है तुम अपनी पत्नी को देख करके कहो कि हे कलंगी तुम देखो मैंने तुम्हारे लिए सोने का पायल खरीदा है। कैसे तुम्हें पता कि झूठ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, सुनार ने बताया है। तो तीनों मूर्ख बन रहे हैं। परिकल्पनात्मक प्रश्नों के कभी भी वास्तविक उत्तर हो ही नहीं सकते। अगर मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा तो 90% ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको आज नहीं मिलते हैं, आपको उनका समाधान यूं मिल जाएगा। अगर ऐसा होता, क्या होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते? अरे नहीं बने भैया, काहे को उंगली करने का? लेकिन अगर पुरातात्विक अवशेष के आधार पर भी देखें तो अगर हमें नहीं पता पुरातात्विक अवशेष पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का कितना मिला है, कितने प्रतिशत है भैया? हमने 3% इलाके मतलब जितना तो 3% है, 97% अभी भी अंधकार के गर्भ में है। और आप चाहते हैं कि उसका जवाब दे दिया जाए? बोलिए सूरज साहब। नहीं सर, ये तो मैं नहीं कह रहा सर, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये होती तो सर इसके लक्षण तो हमको वहां से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेषों में दिखाई भी देते हैं। ऐसे कौन से लक्षण जो हमको नहीं दिखाई देते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में बलि परंपरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जादू टोना है, सिंधु घाटी सभ्यता में ताबीज वगैरह है जो कि अथर्ववेद में है, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृशक्ति की पूजा है, वह भी जो है आपके वेदों में है। तो ऐसी कौन सी चीज है सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो कि जो है आपको ऋग्वेद में और वेदों में नहीं मिल रही है? बोला ना। सॉरी सर। नहीं नहीं, सॉरी सर की बात नहीं, आप अपनी बात कहिए। आप तो जानते हैं कि मैं आपको कितना पसंद करता हूं। आप अपना प्रश्न रखिए। क्लास तो हमेशा प्रश्नों के माध्यम से ही आगे बढ़नी चाहिए। बोलिए सूरज। मैंने वेद को बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं सर, तो इसके आगे मेरे पास कोई सवाल नहीं है सर। अच्छा, आपने बेहतर तरीके से क्या पढ़ा है जिससे कि आप, अगर सवाल बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद होते हैं कि बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद जवाब होते हैं? सवाल भी जब तक कुछ जानकारी ना हो तो ऐसे ही सवाल तो नहीं उठेंगे सर। अच्छा, आसमान में तारे देख करके उसकी जानकारी, उसकी जो है दूरी का अनुमान लगाना,
ये पढ़ने के बाद होता है। अगर पढ़ने के बाद सवाल उठे होते तो मनुष्य ने अपना पहला प्रश्न क्यों किया? सर अगर हम देख ही रहे कि तारा है, तो सर तारा को देखना भी तो एक तरह से ये उसके बारे में जानना हुआ सर। हम या तो लिखित में पढ़े या फिर उसको देखे सर, जान तो रहे उसको। अंधकार में भूत है या नहीं है, ये प्रश्न कैसे उठा? अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। क्योंकि सर कुछ प्रश्न होने के लिए दिखाई देना या पढ़ना जरूरी है। सर जानने का स्रोत सिर्फ पढ़ना या दिखाई देना नहीं है सर। या तुम हर बात पलट रहे हो? ये पलट रहे हैं कि नहीं? सूरज पलट रहे हैं भैया, आप लोग जो है गवाह हैं। अभी ये क्या बोले थे कि सवाल पूछने के लिए जानना जरूरी है, फिर बोले कि दिखाना जरूरी है, अब बोले कि वो दोनों भी जरूरी नहीं है। इस तरह से तो अनंत तक चले जाएंगे आप सोचिए ना। क्या जानने के तो सिर्फ दो ही माध्यम नहीं है सर, जानने के अनेकों माध्यम है। जानने के नहीं, सवाल पूछने के। सवाल हम कब पूछते हैं? सॉरी सर, मुझे तो गलती से। अच्छा एक बात और बताना, अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तब भी तुम विड्रॉ करते हैं? जब तुम हाई स्कूल इंटर में थे तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठते थे तब भी तुम विड्रॉ कर लेते थे? नहीं सर। तो आज इसका मतलब कि तुम खौफ में जी रहे हो। नहीं सर। हेंस प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ कि सूरज बीबी के खौफ में जीते हैं। सवाल तक बेचारा नहीं पूछ पा रहा है। यही शादीशुदा जिंदगी होती है बेटा। देखो मैंने कुछ तो सिद्ध किया ना तुम्हारे लिए, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि ये 3500 साल पहले हुए, यानी कि तकरीबन कितना 1500 बीसी। बीसी शब्द कई बार सुना होगा ये आपने, अक्सर सुनते हैं बीसी हैं? अनिका, बीसी शब्द का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अंग्रेजों ने अपना कैलेंडर जो है क्रिश्चियनिटी के साथ शुरू किया और उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल है कि जो समय की गणना होती है वह समय की गणना भी अगर वैदिक जो है दर्शन को आप मानिए तो वह भी गलत है, झूठ है, क्योंकि जो समय की गणना है वह भी कल्पनात्मक रूप से है। अब समय की गणना कई तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है ना? समय की गणना क्या कैसे हो सकती है? कई तरीके से हो सकती है। जैसे समय की एक गणना कैसे होती है? सूर्य के आधार पर कि सूर्य कब डूबा कब उगा, यही इंग्लिश कैलेंडर है। एक चंद्रमा के आधार पर होता है, ये क्रिश्चियन अपनाते हैं। एक होता है जो कैलेंडर की गणना होती है वो किस आधार पर होती है? वह चंद्रमा के आधार पर होती है। यही मुस्लिम कैलेंडर है जिसे कि हिजरी कैलेंडर कहते हैं। और एक कैलेंडर वो होता है जो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र तीनों को कैलकुलेट करता है कि सूर्य कब उदित हो रहा है, चंद्रमा कब उदित हो रहा है, नक्षत्र कब उदित हो रहे हैं। उन तीनों के आधार पर जब ये कैलेंडर बनता है तो ये कौन सा कैलेंडर है? यह वैदिक कैलेंडर है। इसीलिए जब कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये पंडित सब, आप लोग को भी होगा, ये पंडित सब अपने लालच में ना जो त्योहार 2-2 दिन कर दिए हैं, कोई कहता 17 को है तो कोई 18 को। ये प्रश्न मन में आता है कि नहीं आता है आप लोगों के? सही से बताइएगा। ये प्रश्न सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? अरे हाँ नाम में बोला करो। नहीं तो ऐसा, लेकिन सर ये स्थान के हिसाब से होता है ना सर। क्या कह रही हो अनिका?
सभी फेस्टिवल्स ना 2 दिन होने लगे हैं, मतलब कोई एक दिन पहले बनाता है, कोई एक दिन बाद में। क्या हेमंत क्या बोल रहे थे आप? सर स्थान के सर हिसाब से सर कैलेंडर हम लोगों से बनता है कि अलग स्थान में अलग जगह अलग डेट पे होगा सर। एक ही जगह पर 2-2 दिन मनाया जा रहा है त्योहार? सर वो तो सर मीडिया की कंफ्यूजन ही है सर। नहीं 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 नहीं, रामेश्वरी। जी सर। तुम्हारा इस विषय पर क्या कहना है? सर होता है ऐसे, एक ही त्योहार को एक ही जगह पर 2 दिन मनाते ऐसे के हैं। पीछे के क्या कारण बताते हैं लोग आसपास में घर वर में जब बात करते हैं तो? यही बताते हैं कि पंडित जी ने बताया। हाँ ठीक है। हाँ अनिका। सर तिथि होती है ना, तो वो तिथि जैसे बोलते कि अमावस शाम के 5 बजे से लग रही है और सुबह के 10 बजे तक रहेगी। एग्जैक्टली तो वो जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन होता है वो पहले हमारे यहाँ सूर्य के, फिर चंद्रमा के और तब नक्षत्रों के आधार पर होता है। आप लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि जो घंटा समय के कैलकुलेशन में आप लोग करते हैं, घंटा मिनट सेकंड में, तो घंटा को इंग्लिश में क्या लिखा गया है? आवर। और जो प्राचीन वैदिक समय की गणना है उसमें घंटा को बोला गया है होरा। जी सर। इसी होरा से आवर शब्द बना है। जी सर। ठीक बात है ना? और ये नक्षत्र कब उदित हो रहे हैं? अब चूंकि आपके घर में जो कैलेंडर टंगा हुआ है वह कैलेंडर कैसा टंगा हुआ है? वो इंग्लिश की गणना पर मूल रूप से कैलेंडर है, जबकि हमारे यहाँ जब कैलकुलेशन होगा तो वह नक्षत्र के आधार पर होगा। और नक्षत्र जो होते हैं वो कितने नक्षत्र होते हैं? कुल 27 नक्षत्र होते हैं आसमान में। और ये 27 नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र जो होते हैं वो 4 चरण में होते हैं। कितने चरण में होते हैं? 4 चरण में। 90-90 डिग्री का एक चरण ये मोड़ते हैं, तो ये 4 चरण में होते हैं। तो कुल नक्षत्रों का एक चक्र लगने में कितनी गिनती पूरी होगी? यानी आसमान का पूरा एक चक्कर कितने में पूरा होगा? तो 27 गुणे 4 कितना होगा? 27 गुणे 4 कितना हुआ? अरे गुणा भाग करके बताओ ना। 108। अब समझ में आया कि हमारे यहाँ ज्यादातर माला वगैरह की गणना 108 में क्यों होती है। जी सर। ताकि समस्त ब्रह्मांड का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन होती है वो अलग तरीके से हुई है। फिर हम केवल जो है फिजिकल प्लेन पर चीजों को नहीं देखते हैं। हमारा अलग, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हम वाला सही है और वो वाले गलत हैं, मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि हम भी आधे सच हैं, आधे सच वो भी हैं। मिथ्या हम भी हैं, मिथ्या वो भी हैं। तो मैं अच्छा या बुरा की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये चाह रहा हूं कि आप समझो। तो ये जो है इसलिए 3500 साल मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ माना गया कि कई कल्प कई युग में ये चीजें हैं। और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुक्त कहा गया है। और सुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? सुक्त शब्द का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। कैसा बोला गया? सुक्त शब्द का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला। ऋग्वेद में लगभग कितने मंत्र हैं? 1000 मोटा मोटा, ठीक है। इनमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, लेकिन ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो कितने देवता हैं? 3 देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। हालांकि वरुण आदि अन्य देवता भी हैं, ऐसा कि वो नहीं है, शिव भी हैं। अग्नि के देवता, अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध और तूफान के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे कि एक खास पेय बनाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि सोम से दारू बनती है, सोमरस बोलते सर। सोमरस। तो कई लोग कहते हैं कि सोम मतलब औषधि है, जबकि दारू भी तो औषधि ही है ना। जी सर। है कि नहीं है? यस सर।
काहे की औषधि है? सर पहले शायद मेंटल स्ट्रेस के लिए ज्यादा यूज की जाती थी सर। हाँ, ये सिर्फ दिलजले ही बता पाएंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, वो क्योंकि मैंने पढ़ा था इसके बारे में जब सर, जब खोज की गई थी तो फिर सर उसको एज अ मेंटल स्ट्रेस के लिए यूज किया इट था इज सर। गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। सर पेन किलर के यूज में भी, मतलब पेन किलर एज अ पेन किलर भी लगभग जितनी दवाएं बनती हैं, जितने शैम्पू वगैरह बनते हैं, सब अल्कोहल बेस्ड होते हैं। होम्योपैथ की जितनी दवाएं हैं सब अल्कोहल हैं। जी सर, जी सर। ठीक है ना? पर ये भी बात सही है हेमंत आप वाली की, ये टूटे दिल की दवा है। आप इस बात को ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है सर, मेंटल स्ट्रेस सर कई चीजों से होता है ना सर, जरूरी नहीं कि दिल टूटा हो। उम्र देख करके अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना। ऐसी बात नहीं है सर। अगर कोई जो है 40-50 बरस का आदमी है और उसको स्ट्रेस है, तो हम लोग मानेंगे कि उसकी स्ट्रेस का कारण उसका फाइनेंस वगैरह है या बच्चे की पढ़ाई है, यही मानेंगे ना। जी सर, लेकिन सर मैंने जब जो पढ़ा है उसकी बात 20-25 साल बता का रहा जो है लड़का, जब वो स्ट्रेस में जाए तो उसका कारण क्या माना जाएगा? हूं। सर फैमिली प्रॉब्लम भी तो हो सकती है सर थोड़ा। तो फैमिली में रहेगा तब तो प्रॉब्लम होगी ना। नहीं मतलब मोटे तौर पर उसको किस चीज की दिक्कत होती है? आप सभी लोग समझदार हैं, बताइएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप लोग इतना क्यों डरे हैं? इतना क्या आप लोगों को पंप कर दिया गया है कि आप लोग अपने उम्र समय की बात नहीं करना चाहते हैं? सर जो ड्रग्स लेते हैं हाँ, वो तो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो जितना भी ड्रग्स लिया जाता है, जितनी भी मेडिसिन होती हैं, सब ड्रग्स हैं। सर नहीं, कुछ लोग मतलब एक्सेस करते हैं ना, मतलब कि इंजेक्शन लेते हैं। सर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा भाई बता रहा था कि लड़के ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके रूम के बाहर इंजेक्शन मिलेंगे पड़े हुए। तो सर वो किस स्ट्रेस में, उनको तो मतलब पैसा इतना खुला मिल रहा है उनको कि वो ड्रग्स खरीद पा रहे हैं। उनका स्ट्रेस ही यही है कि अब वो लाइफ में क्या करें। उन्होंने हर तरह की मौज तो ले ली। जी अब सर। हमारे यूपी बिहार के लड़के तो 16-17 साल में तो जाकर के खुद से पैजामे का नाड़ा बांधना सीखते हैं। उसके पहले तो मम्मी और चाचा बांध करके दे देते थे। 16-17 साल में पैजामे का नाड़ा बांध देते हैं। वो धीरे धीरे उनकी मूछ निकलने आती है। वो स्कूल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो चुप चुप करके जो है समोसा भी खाते हैं कि कहीं कोई जो है ना पड़ोस का देख ना ले, वरना घर पे जो है पिताजी को बात पहुंच जाएगी, सुताई हो जाएगी। अब पंजाब में तुम्हारे, दिल्ली में तुम्हारे जी सर। जितनी सही 16, कह रहे 17, सर आप। 25 साल की लड़कियां हैं वो कहां पर आपको मिलेंगी? सब इस समय ठेले पे खड़ी मिलेंगी। कोई मूंग का लड्डू खा रहा होगा, तो कोई जो है चाप खा रहा होगा, कोई कुछ खा रहा होगा। जी सर। एंड द रीजन बिहाइंड दैट, वो जो एक दबाव में मजा होता है उससे वो छूट गए हैं। तो अब उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, अब उनको उसके आगे की चीज चाहिए मजा लेने के लिए। सर ये भी स्ट्रेस है। ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। अब क्या करें? वो मौज के लिए कत्ल कर देंगे। हमारे यहाँ जी सर। 12वीं पास हुआ लड़का, तो 12वीं पास लड़का तुरंत जो है पुलिस में भर्ती की दौड़ के लिए दौड़ना शुरू कर देगा। वो एसएससी जीडी में लग जाएगा। 10वीं से लगा दिया जाता है। 5वीं पास हुआ नहीं कि नवोदय की तैयारी शुरू करा दी जाती है। जी सर। उस बेचारे को समझ में नहीं आता कि देश दुनिया क्या होती है। और वो जो बाजार से समोसा चोरी से खाता है ना, वो गुटखा भी अपनी मर्जी से फिर बड़े होकर के नहीं खाता है। पर ज्यादातर इसमें यह होता है कि अगर आप दोस्तों यारों के साथ ज्यादा रहते हैं, परिवार आपको दोस्ती यारी का ज्यादा मौका देते हैं, तो ये गड़बड़ी आती है। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बताती हैं कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में थी, लॉ कर रही थी, तो दोस्तों ने जो है उनको
ड्रग्स का मजा चखा दिया। और उस समय वो जो है मेरे टच में थी, तभी भी मैं लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं था, लेकिन हम लोग का परिचय था। तो कह रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में बादल, वो कह रही थी मैं बैठी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ आसमान में बादलों में उड़ी जा रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। और मुझको बड़ा मजा आ रहा था। कहीं से तब तक मुझे ये लगा कि ये आप खड़े हैं, और उसके बाद मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस लौट आई। मैंने कहा ये भी बढ़िया है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आप ही लोगों को हड़का के रखता हूँ, मेरे दोस्तों में भी मेरा खौफ उतना ही रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारी बुराई होने से रुक गई है। तो ये सुप्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सुप्त। सुप्त शब्द का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। इसमें खास तरह के पेय बने। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। अब ये देखिए, इतिहासकार क्या बोलेगा कि ऋषियों ने रचना की। ऋषि क्या बोलेंगे? ऋषि बोलेंगे कि उन्होंने मंत्रों की रचना नहीं की, मंत्रों की रचना नहीं की। फिर क्या हुआ? उन्होंने मंत्र देखे हैं। क्या किया है? मंत्र देखे हैं। ऋषिया दृष्टा मंत्र, ऋषियों ने मंत्र देखा है। एक कमाल की बात मैं आप लोगों को यहां पर और भी बताऊं, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो, वो ये है कि आज की तारीख में शुरुआती दौर में जब कोई रचना करता था तो कभी भी उसका कॉपीराइट नहीं चाहता था। लोग बहुत संकोच के साथ अपनी रचना सामने प्रस्तुत करते थे। वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं, वाल्मीकि पद का नाम है। वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं, एक पद, एक परंपरा का नाम है। शंकराचार्य किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं, एक वेद, एक व्यास, एक परंपरा का नाम है, एक पीठ है। ये सब आप व्यक्ति का नाम कभी भी नहीं जान पाएंगे। आजकल कॉपीराइट का झगड़ा चल रहा है। वो मानते हैं कि उन्होंने नहीं किया, उनको भगवान ने दे दिया है। तुलसीदास अपना नाम लिखते हैं, तुलसी के ही हुलसी लागे। जगह जगह तुलसीदास अपने नाम का जिक्र करते हुए मिलेंगे। सूरदास जगह जगह अपने नाम का जिक्र करते मिलेंगे। मीरा जगह जगह अपने नाम का जिक्र करते हुए मिलेंगी, क्योंकि ये जो रचनाएं हो रही हैं यह विदेशियों के भारत में आने के बाद हो रही हैं। यहां पर नाम का लालच बचा हुआ है अभी भी, लेकिन वाल्मीकि को नहीं था, वेद व्यास को नहीं था। पूरी रचना में अपना नाम नहीं डालेंगे वो। किसी को आज तक उनका नाम ही नहीं पता। वेद व्यास का नाम किसी को नहीं पता। और जितने भी ऋषि हुए हैं वो परंपराएं हैं, वो नाम नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक ऋषि उस जमाने में भी है, एक ऋषि वही ऋषि इस जमाने में भी है। विश्वामित्र राम के साथ भी है, परशुराम राम के साथ भी है, तो परशुराम महाभारत की लड़ाई में भी है। विश्वामित्र वहां है तो विश्वामित्र यहां पर भी है। कैसे हैं भैया? क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, एक पीठ, एक परंपरा है। बात समझ में आ रही है? ये तो ये जो कॉपीराइट है ये बहुत छोटी छिछोरी चीज है। पहले लोग महान रचनाएं कर देते थे। शेक्सपियर ने लिखा है कि व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, लेकिन नीचे अपना नाम लिख दिया। नहीं रखा था तो तूने भैया लिख क्या है दिया? दोहरापन है चरित्र का। परंतु भारत में ये दोहरापन आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। भारत में संकोच है। आज क्या है? दुदुम्बी बज रही है, अहंकार चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है, अपने बारे में बताने की जिद्द चली जा रही है। लेकिन तब नहीं था। इस मामले में मैं बहुत लकी आदमी हूं। मेरे पिताजी बहुत नामी व्यक्ति थे। जब लोगों ने उनसे कहा कि आप यहीं पर रह जाइए, तो पिताजी नहीं रहे। वो शहर छोड़ करके किसी अनजान शहर में आते। मैंने पूछा एक दिन उनसे
कि वहां तो आपके जानने में उतने लोग थे, आप वहां क्यों नहीं रहे, यहां क्यों चले आए? तो कहे कि लोकप्रियता ही मनुष्य में अहंकार पैदा करती है, वो कभी भी आपके सेल्फ ट्रू से नहीं मिलने देगी। अगर आपको कभी अपने आप से मिलना हो, अपने अंदर जो है, जो आपका शुद्ध आत्म तत्व वो पहचानना हो, तो आपको एकांत में जाना होगा, लोगों से हटना होगा। तो पहचान को भुला देने पर ही, ये जो आवरण है इसको हटा देने पर ही सेल्फ रियलाइज होता है। यही वेदों का ज्ञान है जो मैं इतनी देर से आप लोग को बता रहा था। दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। तो ये आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर होता था। आज की तारीख में देखिए आशीष सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके गले में कौआ गधा दोनों मिला है। चिपों चिपों कांव कांव, चिपों चिपों कांव कांव किए जा रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में आप कभी रामायण देखिए, रामानंद सागर की, वहां पर जब गुरु बोलता था तो क्या भाषा होती थी, क्या शांत सहज स्वरूप होता था। शिष्य कितने अच्छे प्रश्न उठाते थे और गुरु कितनी मधुरता के साथ उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा होता है। ये आदि पुरुष जैसे वाले राम नहीं, बाइसेप्स बना करके ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्मी गुंडा। राम जो अरुण गोविल ने चरितार्थ किया था, राम रावण को मारते भी हैं तो रंच मात्र उनके चेहरे पर उनकी भ्रिकुटियां नहीं तनती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मूछ मूछ रख लिए हैं। हमारे यहाँ मूछ राक्षसों के बनाई जाती थी। कभी किसी देवता की मूछ आप लोगों ने देखी है? नो सर। तो अजीब सा ही सब पूरा, मतलब एक राजनीतिक पार्टी को जो सूट करता है वो चाहता है कि राम गुस्से में आ जाए, हनुमान गुस्से में आ जाए, जैसे हनुमान बनाते हैं। और पहले देखिए हनुमान, पुरानी फोटो हो, कैसे शांत से बैठे हुए हैं। राम हनुमान होने का मतलब ही है कि आप में विचलन नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक धंधा हो गए बेचारे आज लोग। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अब ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे। लेकिन कई सारे जो है रचनाकार महिलाएं भी थी, और ये महिला थी या पुरुष ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम लोग यहां पर इनकी बात मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतिहास पढ़ने बैठे हैं, हम इतिहास गढ़ने नहीं बैठे हैं। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। यह उस संस्कृति से जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं राम रामो रामा, उससे भिन्न थी। याद है? अब संस्कृत और अन्य भाषाएं, ये बहुत आवश्यक है। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? यहां पर आपको जानना चाहिए कि संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यूरोपीय, ये भारोपीय शब्द कई बार आपके सामने आएगा। तो भारोपीय शब्द से क्या मतलब है कि भारत और यूरोप की भाषाएं एक ही परिवार का हिस्सा हैं। अब यहीं पर समझिएगा कि जो तमिल भाषा है वह भारोपीय भाषा नहीं है, क्योंकि तमिल यूरोप की भाषाओं से मैच नहीं खाएगा। यहीं पर जो चाइनीज हैं, जिसको कि मैंडेरियन बोलते हैं, चीन की भाषा, चीनी भाषा, ये भी भारोपीय भाषा में नहीं, इसका विकास अलग हुआ है, लेकिन भारोपीय भाषा ये अलग है। और भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटालियन, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। और चूंकि ये सब एक ही से जुड़ी हुई हैं, मिलती जुलती हुई हैं, इसलिए इनको जो है परिवार शब्द दिया गया, भाषा परिवार। इसी तरह से तमिल परिवार, तमिल भाषा परिवार में कौन कौन से लोग आएंगे?
तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, सिंगली, ये सब कौन सी भाषा में आएंगे? देखिए, अब मैं पहले भी आप लोग को एक बार बता चुका हूं, एक कैलेंडर में आपको फिर देता हूं। हिंदी को रखिए क्रम में भारत में, ठीक है? तो हिंदी के पीछे जितना जाइएगा तो हिंदी के पीछे आपको क्या मिलेगा? हिंदी मतलब खड़ी बोली हिंदी। इसके पीछे जितना जाइएगा तो भोजपुरी, भोजपुरी से पीछे जाइएगा तो दो भाषाएं जन्म लेती हैं, तीन भाषाएं मूल रूप से जन्म लेती हैं। एक लेती है आपकी मैथिली, इधर आपकी असमिया, इधर आपकी बंगाली, और इधर, हालांकि इसी बीच में आपको मागधी भी देखनी चाहिए, लेकिन मागधी भी मूल रूप से भोजपुरी ही है ना? कभी मागधी में कोई कुछ सुना है आप लोगों ने? सर एकदम गलत है सर, भोजपुरी और मागधी में बहुत ही अंतर है सर। भोजपुरी और मागधी में बहुत अंतर है, कितना अंतर है जरा बताइएगा? व्याकरण का फर्क है। हाय लाल मेरे, हाय लाल मेरे, कहाँ हो? वीडियो में आओ, वीडियो में आओ, वीडियो में आओ, वीडियो में आओ। व्याकरण का अंतर है प्रीति। जी सर। बोली और भाषा में क्या अंतर है रे बिटिया? सर भाषा तो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है छोटे स्थानीय और क्या क्षेत्रों अंतर है? में। और क्या अंतर है? और अंतर ध्यान नहीं है। भाषा और बोली का सबसे बड़ा अंतर यह है कि भाषा का अपना भिन्न एक व्याकरण होता है, बोली का कभी भी व्याकरण नहीं होता है। ये बेसिक पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? जी सर, पढ़ाया गया। अब एक नए नौका विद्वान हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भोजपुरी और मागधी का व्याकरण अलग अलग है। पानी मेरे है? पास मागधी में कोई साहित्य होता सर तो अंतर स्पष्ट कर दूंगा। खाई के मगहिया पान, ए राजा जी हमरी जान लेबा का। सर भोजपुरी तो एक भाषा है। भोजपुरी को भाषा मानने के लिए ये कुछ लोग मान सकते हैं, लेकिन भोजपुरी को भाषा नहीं माना गया है, भोजपुरी को बोली ही मानी गई है। नागार्जुन पूरा दम लगा दिए। जो सर मगधी है वो बोली है, मैथिली भी एक बोली है, भोजपुरी भी बोली है। भोजपुरी भाषा नहीं है। क्या भोजपुरी का भिन्न व्याकरण है? व्याकरण नहीं है, लेकिन सर साहित्य तो है। साहित्य होना शर्त नहीं है। तो वैसे तो जो है मैथिली का भी साहित्य, मैथिली का साहित्य बहुत उच्च कोटि का साहित्य है, और मैथिली को यहां तक कि भाषा के रूप में भारतीय संविधान में भी दर्जा दिया गया 22 भाषाओं के मध्य, लेकिन वो सिर्फ एक लीगल फॉर्मेट है। मैथिली भाषा नहीं है, मैथिली बोली है। तो सर ये ब्रज अवधि है सर, ब्रज अवधि ये भी बोलियां हैं, भाषाएं नहीं है। बोला जाता है कि ब्रज भाषा अवधि भाषा में लिखा है, लेकिन ये मूल रूप से बोलियां हैं, ये भाषाएं नहीं हैं। साहित्य हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो भाषा हो गई है। ये एक्चुअली में गड़बड़ी कहां से हो रही है? जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पर भाषा पढ़ते हैं, और हम नागार्जुन, ठाकुर, इन लोगों को अगर हम देखें तो उच्च कोटि के भोजपुरी के साहित्य हैं, हम भुला नहीं सकते उनके। हम ये नहीं कह रहे कि उनके भोजपुरी के पास साहित्य नहीं है। सर मागधी को आप भोजपुरी की बोली करार दे रहे हैं सर, तो दोनों में से पुराना इतिहास किसका है? मागधी पुरानी भाषा है या फिर भोजपुरी पुरानी भाषा है? मागधी। फिर बोली कैसे होगी भोजपुरी की सर? अरे यार, शब्द के साथ तुम ये लड़का क्या बताऊं इसको। हम हिंदी भाषा है,
हिंदी भाषा का तो खुद ही विकास बाकी सारी बोलियों सुन से लो होता है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, तब तुम मुझसे हिंदी साहित्य पढ़वा रहे हो, ठीक है। मैं पूरा का पूरा साहित्य पर जो है क्रमवार रूप से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तुम्हारे जितना भले ही हिंदी नहीं जानता हूँ, लेकिन जानता हूँ, ग्रेजुएट हूँ हिंदी से, है ना। अब पूरे दमखम के साथ बतियाने के लिए तैयार हूँ। कौन पहले और कौन बाद में हुआ, इस आधार पर भी भाषा और बोली तय नहीं की जा सकती है। भाषा और बोली का अंतर किन आधारों पर शास्त्रीय तरीके से किया गया, पहले उस पर चर्चा करेंगे ना, कि आज सूरज ने जो मान लिया उस आधार पर, तुम किस आधार पे मॉडिफिकेशन क्लासिफिकेशन। भाषा बनी है सर, जो बाद में भाषा बनी है वो काफी मॉडिफाई होते गई है, उसका एक अपना अलग ही खास तरह का व्याकरण बन गया, उस हिसाब से उसको आप भाषा करार देते हैं। तो संस्कृत तो सबसे पहले कि संस्कृत के पास भाषा है, संस्कृत के पास व्याकरण भी है। अगर बाद में व्याकरण हुई मॉडिफाई होकर के, तो संस्कृत का व्याकरण क्यों है, तमिल का व्याकरण क्यों है? संस्कृत का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण एकदम समान है सर। ये क्या मतलब, ये भांग वांग खा लिया है क्या लड़का? हम समान होने के बारे में बात कर रहे हैं, हम समान होने की बात कर रहे हैं। तुमने कहा कि जो बाद में मॉडिफाई हुई उसका व्याकरण बना, तो हम वही बता रहे हैं कि मॉडिफाई होने से व्याकरण नहीं बना है। अब तुम कर, पता है, जब तुम एक तरह के तर्क में उलझते हो तो तुम दूसरा धागा खोल देते हो। तुम एक बात पर टिको, उस पर चर्चा कर लो। इस तरह से करोगे तो बेटा हिस्ट्री तो हम जो है अगले जन्म में खत्म करेंगे। हमारा तो अगला जन्म होना भी नहीं है, तुम लोग का क्या होगा। सूरज, इस चीज को समझो कि पहली चीज तो कोई चीज दिल पे नहीं लेते हैं, कि जो तुमने जान लिया। मागधी और भोजपुरी को मैंने एक नहीं कहा, लेकिन मागधी और भोजपुरी में लगभग समानताएं हैं। और इतना ही नहीं, भोजपुरी के शब्द जो है आपको अवधी में भी मिलेंगे, भोजपुरी के शब्द आपको खड़ी बोली में भी मिलेंगे, भोजपुरी के शब्द आपको बंगाली में भी मिलेंगे, भोजपुरी के शब्द आपको उड़िया में भी मिलेंगे, भोजपुरी के शब्द आपको जो है आज की तारीख में इंग्लिश में भी मिलते हैं। भाषाएं, पहले तो ये हमें बताओ कि भाषा और बोली का अंतर तुम किस आधार पर मान रहे हो? और तुम्हारा अपना मानना है कि तुम इसको जिन विद्वानों ने जो है अंतर किया उनके आधार पर मानोगे? किसके आधार पर मानोगे? हम दोनों पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता सर, मैंने कहां से उठा लिया। तुमने क्या अंतर उठाया वो बोल दो। भाषा और बोली का अंतर क्या है? साहित्य, मुझे साहित्य का मतलब एक दो स्टैंजा अगर याद होता सर तो मैं आपको बता देता कि फालतू की बात कर रहे हो। साहित्य और बोली का अंतर क्या है? भाषा और बोली का अंतर क्या है? केवल इतना बोलो। अरे तुम मागधी का जो हमसे पूछो साहित्य, हम तुमको बता दें। भोजपुरी का साहित्य पूछो, हम तुमको बता दें। पर अंतर जो है साहित्य नहीं पैदा करेगा ना। अंतर तो जो है जिन विद्वानों ने बोली और भाषा का अंतर किया हुआ है उस पर बात होगी। बिना व्याकरण के तो नहीं लिखा जाएगा सर। लाहौल मिला कुव्वत। साहित्य बिना व्याकरण के नहीं लिखा जा सकता। जब लोग व्याकरण लिखे, प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो व्याकरण लिख रहे थे। प्रेमचंद की भाषा में कौन सा व्याकरण है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। भाषा और बोली का अंतर बेटा जब भी किया जाता है तो दो, तुम्हारे प्रश्न के दो सिरे हैं। या तो जिन विद्वानों ने जो है इसकी नियत अंतर किए हैं उनको हम मान लें, या जो तुम्हारा मन कर रहा है हम उसको मान लें। अब इसके पीछे की भी एक वजह बताऊं। ये प्रश्न भाषा से ज्यादा साइकोलॉजी का है। तुम जिस क्षेत्र के से आते हो उस क्षेत्र का एक क्षेत्रीय अभिमान कैरी कर जाते हो। मेरी दिक्कत क्या है कि मैं किसी भी क्षेत्र का हूं ही नहीं,
मैं पैदा खाना बदोश हुआ, मर भी खाना बदोश ही जाऊंगा। तो हम खाना बदोशों की एक बड़ी खासियत होती है कि हमारे पास कोई भी क्षेत्रीय अहंकार हम कैरी नहीं करते हैं। ये दिक्कत आपके साथ हो गई है कि अब भोजपुरी पर मैंने कुछ बोल दिया तो दिल पे लग गई। भोजपुरी के क्षेत्र का हूँ ही नहीं सर। मैं तो हूँ। मागधी हो जी सर। तुम, मागधी हो। अरे लाल मेरे, कौन जिला है भैया तुम्हारा? गया जिला से। गया जिला से भोजपुर कितना दूरी पे है? गया जिला से राजगीर की दूरी कितनी होगी सर? उतनी। हम इनसे सवाल करें तो हमसे पलट के करेंगे। तो बहुत ज्यादा अंतर है सर। कितना है? आरा और गया में कितना अंतर है? आरा जिले में तो भोजपुर है ना। भोजपुर सर, भोजपुर तो उधर है, आरा में है। उत्तरी बिहार में भोजपुरी बोली जाती है सर। आरा में। अब भोजपुरी केवल उत्तर में नहीं बोली जाती है। भोजपुरी जो है, हाँ ये बतिया अब सही बोला है, दक्षिण पश्चिमी जो तुम्हारा बिहार है, मूल रूप से भोजपुरी वहां से लेकर के बुंदेलखंड के बॉर्डर तक बोली जाती है। पर हम जो पढ़ाना चाह रहे थे था गया। पढ़ लियो बेटा, फिर डिस्कस कर लेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अब अच्छा, भोजपुरी एंड मागधी हम हारी मान रहे हैं, ठीक। ये भाषाओं का विकास जो है, ये बोलियों, ये बोली भाषा आप कुछ भी कह लीजिए, इनका विकास भी जो है इसी हिंदी से फूटे हुए क्रम से निकला है। और ये जो पूरा का पूरा परिवार है जो मैं बताने वाला था, वो ये है कि ये सब मागधी से फूट करके निकले हैं। किससे फूट करके निकले हैं? मागधी से। अब इसके बाद हिंदी के मेन लैंड की तरफ जब आते हैं तो यहां पर जो है आपको एक अवधि मिलती है और दूसरी तरफ आपको जो है ब्रज मिलती है। इसी ब्रज की लाइन जब अवधि ही आगे चल करके, अवधि का जब क्रम आगे बढ़ेगा तो वो खड़ी बोली में कन्वर्ट हो जाएगी। लखनऊ के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पूरा अवध का क्षेत्र जो है अवधि है। ब्रज आगे चल करके सुरसेनी में बदलेगी और सुरसेनी से ही आपकी गुजराती निकलेगी, सुरसेनी से ही आपकी मराठी भी निकलेगी। लेकिन इसके नीचे जब जाएंगे, मराठी के नीचे, तो चाहे आपका कन्नड़ हो, ये क्या है? ये हिंदी भाषा परिवार है, ये पूरा का पूरा। अब ये बात अलग है कि आज की तारीख में असमिया, बंगाली, उड़िया, मराठी और गुजराती राजनीतिक कारणों से ये हिंदी का विरोध करते हैं। यहां तक भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि जो ठाकरे भैया लोग, सूरज तुम्हें मजा आएगा इस बात में, तुम्हारा क्षेत्रवाद जो है एक बार फिर से पुष्ट होगा। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं क्षेत्रवाद तब भी सूरज को बुरा लग रहा है। सोचिए ना कितना बुरा लगता है सुबह से शाम तक। थोड़ा कम बुरा लगना, और जब बुरा लगना बोलो तो उस पर भी बुरा लग रहा है कि सर हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम सुधार रहे थे सर जब आप बोले क्षेत्रीयता का। क्या है? राज ठाकरे और क्षेत्रीयता का जब नाम लिया सर तो उसमें मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हाँ, तो मुस्कान भी कई होती, कई मुस्कान व्यंग्यात्मक भी होती है। नहीं व्यंग्यात्मक। ठीक है, तो चलिए आगे लेते हैं, है ना। ठाकरे जो हैं मूल रूप से ये लोग बिहारी हैं। और कौन से बिहारी हैं जानते हैं? मागधी बिहारी हैं। तो सोचिए बिहारी लोग आज मराठियों को ईड़ा बना करके क्या करें? वो कैसे सर? अरे इन लोगों का मूल जो है बिहार ही है। बाला साहब ठाकरे जो थे, जिन लोगों के बाप राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के,
उद्धव ठाकरे के तो बाप थे, राज ठाकरे के चाचा थे। बाला साहब ठाकरे के जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे यानी बाला साहब ठाकरे के दादाजी ही, बहुत पुरानी बात नहीं है, वही सबसे पहले आकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसे और वही ठाकुर वहां पर बदल करके ठाकरे हो गए। और यही ठाकरे, अच्छा ये भी ठाकुर जो है वो वाले ठाकुर नहीं थे जिनको कि क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है, ये कायस्थ थे मूल रूप से, बिहारी कायस्थ हैं। मगधी क्षेत्र में नाई को ठाकुर बोलते हैं। कई पीढ़ी पहले चीजें बदलती रहती है ना, बदलती ही नहीं बदलती हैं। यही लोग आकर के ठाकरे हुए हैं। इस बात का जिक्र जो है, जो मैं बोल रहा हूं, ये बाला साहब ठाकरे के पिताजी ने अपनी आत्मकथा में लिखी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। और बाला साहब ठाकरे के पिताजी ही पहली बार राजनीतिक जीवन में उतरे थे और उन्होंने ही बाला साहब ठाकरे को राजनीति में उतारा है। गॉट इट? तो अब वो पूरा का पूरा परिवार मैंने आप लोग को दिखा दिया। इस परिवार में मैं आप लोग को दिखा रहा था कि ये चाहे कन्नड़ हो, चाहे कन्नड़ के नीचे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, अब तमिल यहां पर सेंटर में है, और फिर इसके नीचे आपकी सिंघली है। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आपके तमिल परिवार के हैं। लेकिन हिंदी परिवार के आगे जो भारतीय परिवार रहा है, ये हिंदी का भी विकास चूंकि संस्कृत से हुआ है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी, यही तो विकास क्रम है प्रीति। मैं कुछ बोला बीच में? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, अवहट्ट से अपभ्रंश और अपभ्रंश से खड़ी हिंदी, यही क्रम मिला है ना। जी सर। देखो अभी भी मुझको याद है, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं फिर। तो ये जो आपकी भाषा मिलती हैं, तो ये भारतीय भाषा के साथ साथ यूरोप की भी बहुत सारी भाषा है। एक्चुअली में यूरोप की जो भाषा है, इसमें जो नहीं लिखा नाम, उन्होंने वो भाषा थी लैटिन और ग्रीक, ये दो भाषाएं थी। इन्हीं दो भाषाओं से टूट करके अंग्रेजी भी बनी, फ्रांसीसी भी बनी, जर्मन भी बनी, यूनानी भी बनी, इतावली भी बनी, स्पेनिश भी बनी, और कौन सी एक बच गई स्पेनिश के अलावा, पुर्तगाली, वो सब इसी से बनी है। तो अब इनको खास तौर से जो ग्रीक परिवार है, ग्रीक में ही लैटिन को ले लीजिए, ग्रीक परिवार और संस्कृत परिवार का मिला जुला नाम ही भारोपीय है। इज दैट क्लियर? और ये क्यों कहा जाता भाषा परिवार? क्योंकि शुरुआत में इनके कई सारे शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मातृ, मां और मदर। अभी मैंने होरा और आवर के बारे में भी इसीलिए चर्चा की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, अगर देखिए तो यहां पर इन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं वो तिब्बत वर्मा परिवार की, यानी कि नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में जो भाषाएं बोली जाती है, त्रिपुरा छोड़ दीजिएगा, जो भाषाएं बोली जाती हैं वह कौन सी हैं? वो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा हैं। और इधर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा के परिवार, हाँ इसको द्रविड़ भाषा परिवार बोलते हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली आस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। आस्ट्रो एशियाटिक जब हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथ्रोपोलॉजिकली नृजातीय आधार पर भारत में कितने मनुष्य वर्ग बांटे जा सकते हैं, तब मैंने इसकी चर्चा की थी, याद है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फटाफट रट डालिएगा कि कितने भारत में कितनी भाषा परिवार है। भारोपीय 1,
द्रविड़ 2, ऑस्ट्रो एशियाटिक 3 और तिब्बत बर्मा 4 भाषाएं हो गई। कौन कौन से क्षेत्र में बोली गई ये भी हो गई। जी सर। जी सर। जी सर। रट गया। कहां कहां पर बोली जाती है ये भी रट लिया आप लोगों ने। फटाफट रट डालिए इसको। कहां कहां पर बोली जाती है कौन कौन सी भाषा परिवार, इसको फटाफट 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 रट डालिए। ऐसे समझ लीजिए कि एकदम मोमोज जो है निकाल करके आपको दिया गया है, चटनी के साथ लगा करके गपागप मारे जा रहे हैं। कितने लोग के मुंह में पानी आया मोमोज का नाम सुन के? सही से बताइएगा। रामेश्वरी, नहीं सर। तुम्हारे मुंह में किस चीज से पानी आता है? दाल बाटी चूरमा से? हाँ वो भी अच्छा लगा। क्या करियो? हाँ सर वो अनिका, जी सर। आया मुंह में पानी? नहीं सर। दही बल्ले से? सर नहीं। किस चीज से आता है? सर फिलहाल तो किसी चीज से नहीं। मुंह ऐसे पानी से भरा रहता है। सर एसिडिटी हो जाती है। प्रीति, जी सर। आया कुछ? जी। हेमंत, मेरे फेवरेट हैं। संदीप, ये तो बेचारा मोमोज समझ भी नहीं रहा होगा क्या होगा। मिलता है जी अब उधर आजमगढ़ में? जी सर। मिलने लगा है? जी सर। खाते हो तुम? 20 साल खाया हूँ। घिन नहीं आती है एकदम लिबलिबा चिपचिपा सा देख करके? हैं जैसे कोनो सीपी तोड़ करके उसके अंदर का जीव निकाल लो, मोमोज एकदम वैसा लगता है। सूरज, तुम तो हमारी टीम से हो, तुम्हारे तो मुंह में पानी नहीं आएगा इन सब चीजों से, क्या आ गया? नहीं है अंदर। ठीक है, ये याद हुआ सबको? जी सर, याद हो गया। तो आज की क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मुलाकात होगी क्योंकि करीबन 2 घंटे हो गए आप लोग को बैठे हुए। तो विशेष तौर से अनिका की सेहत का ध्यान रख करके मैं क्लास को छोड़ूंगा।